गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज आप लोगों के लिए हम फिर से लेकर आए हैं फॉर्मूला चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 और 4, 5 का 1 से 5 चैप्टर तक का क्लास 10th एनसीईआरटी बुक का फॉर्मूला लेकर आए हैं बिहार बोर्ड के लिए, जो बहुत ही ज़रूरी होता है। और मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं उनका भी कहना था सर फॉर्मूला का एक वीडियो बना दीजिए। तो फिलहाल हम 1 से 5 चैप्टर का फॉर्मूला का वीडियो अभी बना रहे हैं और ये अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो इसको आप लोग अच्छा से देखिएगा और बढ़िया से पढ़िएगा और पूरे फॉर्मूला को याद रखिएगा, तो एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा आप लोगों को। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले चैप्टर जो नाम है वास्तविक संख्या, रियल नंबर होता है इसका। तो पहला आता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बराबर जो होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है जहां आर का जो मान होगा 0 से बड़ा या 0 के बराबर और बी से छोटा होता है। बी से क्या होता है? छोटा होता है। आर का जो मान होगा 0 से बड़ा या 0 के बराबर होगा और बी से क्या होगा, ये जो बी है उससे छोटा होता है। इस वाले मतलब इसको भी आप लोग को याद रखना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है ये वाला चीज पूछा जाता है। एक और चीज कि एक और ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा आप लोगों से, यूक्लिड एल्गोरिथम से आप क्या परिकलित करते हैं, मतलब क्या चीज निकालते हैं। तो याद रखिएगा एचसीएफ निकालते हैं। क्या निकालते हैं? एचसीएफ। क्या निकालते हैं हम लोग? एचसीएफ निकालते हैं। ये बात याद रखिए, जिसको हिंदी में मौसो भी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद एक और दूसरा इसी चैप्टर में फॉर्मूला होता है एलसीएम। अगर कोई दो संख्या उसका एचसीएफ गुना एलसीएम कीजिएगा तो वो दो संख्या के गुणनखंड के बराबर आएगा। वो दो संख्या ए गुना क्या होगा? ए गुना बी होगा। इन्हीं को बोलते हैं दो संख्याओं का गुणनफल या दो संख्याओं का गुणनफल कहते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा, एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर ए गुना बी। ए गुना बी नहीं लिखकर दो संख्या का गुणनफल भी लिखा जाता है, ये याद रखिए। दो संख्या का गुणनफल भी लिखा जाता है। तो अगर आपको एचसीएफ दिया हो, एलसीएम दिया, दो संख्या का गुणनफल पूछे तो आप एचसीएफ गुना एलसीएम कर दीजिए तो निकल जाएगा, ठीक है। या फिर इसमें से देखिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 चीजें, 4 में से कोई 3 दिया होगा और 1 का मान आपसे पूछेगा। इसलिए हम इन सब फॉर्मूला को थोड़ा तोड़ भी दिए हैं कि एचसीएफ बराबर लिखे हैं एचसीएफ ऑफ ए और बी का एचसीएफ ए गुना बी बटा एलसीएम ए बी, मतलब ए गुना बी बटा एलसीएम, मतलब एचसीएफ बराबर एलसीएम गुना में बराबर के इधर कर दिए तो वो किस में चला जाएगा? बटा में चला जाएगा। तो अगर ए का मान दिया हो, मतलब दोनों संख्या का मान दिया हो और उसके बाद एलसीएम भी दिया हो और आपसे एचसीएफ पूछे तो ये डायरेक्ट आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। उसके बाद अगर मान लीजिए आप ए और बी का मान दिया हो, एचसीएफ और एचसीएफ भी दिया हो, एलसीएम पूछ ले तो आप एलसीएम बराबर लिखेगा ए गुना बी बटा एचसीएफ ए बी, ठीक है। तो यह तीनों फॉर्मूला याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में भी यह फॉर्मूला पूछा जाता है, ठीक है। तो पहला चैप्टर हमारा क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। इतना फॉर्मूला होता है। और आगे अब पढ़ते हैं हम लोग बहुपद। अब चैप्टर का नाम है बहुपद। बहुपद पोलोनिमियल्स कहते हैं हिंदी में। रेखिक बहुपद मतलब लीनियर पोलोनिमियल। तो जिसका घात क्या हो? एक होता है। जिसका घात क्या होता है? एक होता, उसी को हम लोग कहते हैं रेखिक, उसी को कहते हैं हम लोग रेखिक बहुपद, मतलब लीनियर पोलोनिमियल। जिसका घात क्या हो? एक हो। जैसे मान लीजिए x लिखे और इसका घात क्या है? एक है। जैसे यहाँ 3x + 5 इसका घात क्या है? एक है। तो ऐसे बहुपद को हम लोग कहते हैं रेखिक बहुपद, लीनियर पोलोनिमियल। उसके बाद आता है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद को क्वाड्रेटिक कहते हैं। द्विघात जिसका घात कितना हो? 2 हो। जिसका घात क्या हो? 2, उसी को हम लोग कहते हैं द्विघात बहुपद। जैसे एग्जाम्पल अगर लिखेंगे x² + 2x - 3, यह कौन सा बहुपद हो गया? तो यह हमारा हो गया द्विघात बहुपद। उसके बाद इसका एक व्यापक रूप होता है द्विघात बहुपद का, ax²
प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। तो यह एक व्यापक रूप है किसका, द्विघात बहुपद का। एक चीज याद रखिएगा कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, ए है। एक्स का गुणांक क्या होता है, बी होता है। और सी हमारा अचर होता है, जो जिसको हम लोग इंग्लिश में कांस्टेंट भी कहते हैं, ठीक है। गुणनखंड देखिए, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होता है, ए। एक्स का गुणांक क्या होता है, बी। और सी जो हमारा होगा अचर होगा। जैसे मान लीजिए इसमें हम बता देते हैं आप लोगों को, यहाँ का एक्स स्क्वायर गुणांक कुछ नहीं नजर आ, लेकिन एक है, तो ए का मान क्या होगा, एक होगा। और यहाँ पास देखिए एक्स का गुणांक क्या है, 2 है, +2 है, तो यह बी का मान क्या होगा, 2 होगा। और -3 है, तो सी का मान क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। ये चीज को याद रखेगा तो आगे काम आएगा आप लोग को। जैसे मान लीजिए ये वाला नीचे में आप लोग को दिख रहा होगा, शून्यक का योग मतलब रूट्स ऑफ सम ऑफ रूट्स, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सम ऑफ रूट्स। इसको बोला जाता है अल्फा प्लस बीटा, बराबर क्या होता है, -b/। ये फॉर्मूला को जरूर याद रखिएगा, एक क्वेश्चन बिहार बोर्ड में आना है। अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, या फिर शून्यक का योग बोल दे, क्या बोल दे, शून्यक का योग, तो -b/a ही होता है। या अल्फा प्लस बीटा बोल दे तो -b/a होता है। तो b कहाँ पास है, तो ये यहाँ है b। x का गुणांक क्या होगा, b होगा। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, a होगा। ठीक है, इस चीज का ख्याल रखना। ए और बी को पहचानने के लिए आना चाहिए कि द्विघात बहुपद में ए और बी और सी को क्या होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर एग्जांपल के रूप में हम समझाएं आप लोग को, उसके शून्यक का गुणनफल, जिसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में मल्टीपल ऑफ रूट्स, हाँ मतलब मल्टीपल ऑफ रूट्स कहते हैं। शून्य का गुणनफल मतलब शून्य का क्या, गुना करने पर अल्फा इंटू बीटा होता, अल्फा इंटू बीटा होता, तो बराबर c/a होता है। तो c/a, अब c क्या हमारा अचर होता है द्विघात बहुपद में, और a हमारा एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। तो बस रख दीजिएगा, मान आ जाएगा। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, या शून्य का गुणनफल बोले तो c/a। एक और याद रखिएगा आप लोग, द्विघात बहुपद पूछता है, एक क्वेश्चन तो यहां से ही आना है कंफर्म एक ऑब्जेक्टिव में, कि आपको अल्फा प्लस बीटा का मान दिया होगा, अल्फा इंटू बीटा का मान दिया होगा, तब आप लोगों से द्विघात बहुपद क्वेश्चन में पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से द्विघात बहुपद है, तो अल्फा प्लस बीटा के जगह जो दिया होगा, मतलब शून्य का योग जो दिया होगा आप यहाँ रख दीजिएगा, और अल्फा इंटू बीटा जो शून्य का गुणनफल दिया होगा यहाँ रख दीजिएगा, और उसको सिर्फ आसानी से बना दीजिएगा, बस आपका द्विघात बहुपद निकल जाएगा। कभी कभी क्वेश्चन को थोड़ा सा और बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए क्या कर देता है कि शून्य का योग फल नहीं देता है, न शून्य का गुणनफल देता है, सिर्फ क्या बोलेगा कि शून्यक दिया हुआ है, मतलब 2 शून्यक दे देगा, मतलब 2 शून्यक देगा। इसका मतलब अल्फा का मान वो अलग से देगा, बीटा का मान वह अलग से देगा, तब आप लोग इससे द्विघात बहुपद पूछ लेगा। तो आप कुछ नहीं कीजिएगा, तो अल्फा प्लस बीटा का दोनों को जोड़ दीजिएगा, दोनों क्या करेगा, जोड़ देगा, तो वो अल्फा प्लस बीटा निकलेगा। दोनों को गुना कर दीजिएगा तो अल्फा इंटू बीटा निकलेगा। फिर उसके बाद आप इस फॉर्मूला पर रख दीजिए, आपका द्विघात बहुपद आ जाएगा। उसके बाद आता है त्रिघात बहुपद, जिसका घात कितना हो, 3 हो, जिसका घात 3 होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिघात बहुपद। तो ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, यह भी एक व्यापक रूप है किसका, त्रिघात बहुपद का। x³ का गुणांक a होता है त्रिघात बहुपद में, x² का गुणांक b होता है, और x का गुणांक c होता है, प्लस क्या होता है, d होता है। तो इसमें पहला फॉर्मूला आता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, क्योंकि त्रिघात बहुपद के हल कितने होते हैं, तो हल भी 3 होते हैं। हल कितना होता है, 3 होता है। हल मतलब शून्य कितने होते हैं, 3 होते। घात कितना होगा, तो इसका घात भी कितना होगा, 3 होगा। ठीक है, इस चीज का याद रखिए। तो इसका अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है -b/a। तो b हम आप लोग को देखा x² का गुणांक b होता है, a होता है x³ का गुणांक। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर होता है फॉर्मूला c/a। तो c/ क्या, x का गुणांक c होगा, x³ का गुणांक a होता है, तो c/a। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का फॉर्मूला होता है -d/a, तो d यहाँ पास है देख लीजिए, और x³ का गुणांक ए होता है। ठीक है, बस इन तीनों फॉर्मूला को याद रखिएगा, और ऑब्जेक्टिव एक क्वेश्चन आ जाता है तो आप लोग आसानी से इसको सोल्व कर दीजिएगा जब आपको फॉर्मूला याद होगा। ठीक है, और ए का मान, बी का मान, सी का मान, डी का मान आपको मालूम होना चाहिए कहाँ पास होता है। तो फिर से हम बता देते हैं, x³ का गुणांक जो होगा वो a होगा, x² का गुणांक b होता है, x का गुणांक c होता है, और d एक अचर होता है। यह किसका है, त्रिघात बहुपद। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग चलते हैं फिर
चौथा नंबर में एक ऐसे क्वेश्चन है, भाज्य बराबर होता है भाजक इंटू गुणनफल प्लस शेषफल। तो ये होना है, भाज्य को पी ऑफ एक्स कहते, भाजक को जी ऑफ एक्स कहते, भागफल को क्यू ऑफ एक्स कहते, और प्लस आर ऑफ एक्स मतलब शेषफल। यहाँ हम दर्शा भी दिए हैं इस चीज को कि कहाँ पास क्या होता है। ठीक है, इसका उतना मान नहीं है, लेकिन फिर भी हम ये दिखा दिए थोड़ा सा आप लोग के लिए। उसके बाद आप देखिए चैप्टर नंबर 3। तो चैप्टर नंबर 3 में आप लोग देख रहे हो कि चैप्टर का नाम क्या है, द्विघात दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण है। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण अच्छा से देखिए, इससे भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बहुत अच्छा से आता है। दो चर वाले रैखिक समीकरण जिसका दो चर हो, जैसे मान लीजिए एक समीकरण दिया है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, उसके बाद a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ठीक है, तो ये याद रखिए कि हमेशा दो समीकरण देगा आप लोगों को इस टाइप से। तो पहला समीकरण का जो x a1 होगा वो x का गुणांक होता है। याद रखना है कि a जो होगा हमेशा x का गुणांक होगा। यही कि अगर पहला समीकरण होगा तो वहां a1 हो जाएगा, और दूसरा समीकरण का अगर होगा तो उसको a2 हम बोल देंगे। उसके बाद दो समीकरण में y भी होगा दोनों समीकरण में, तो पहला वाला समीकरण को b1 बोलते हैं, दूसरा वाला समीकरण का b2 बोलते हैं। याद रखना b दोनों में होगा, लेकिन b1 पहला समीकरण का हो, दूसरा समीकरण का b2 होगा, c1 और c2 होगा इसी तरीका से। ठीक है, बराबर 0। तो पहला वाला याद रखिएगा आप लोग, a1 बटा a2 बराबर नोट इक्वल टू b1 बटा b2। मतलब a1 बटा a2 अगर आप निकालिएगा दोनों समीकरण से, और b1 बटा b2 भी निकालेगा, अगर वह एक दूसरे के बराबर नहीं है, एक दूसरे के बराबर नहीं है, तो आप कहिएगा यह जो रेखा होगा, रेखा जो होगा प्रतिच्छेदी होगा। रेखा कैसा होगा, प्रतिच्छेदी। प्रतिच्छेदी के मतलब दोनों रेखा कहीं न कहीं एक बिंदु पर आप एक दूसरे को कट कर रहा होगा। ठीक है, तो प्रतिच्छेदी का मतलब यही होता है। इसी से आप लोग जब हम ग्राफ का जो वीडियो डाले थे, पता कर सकते हैं कि आप लोग कि हमारा ग्राफ जो है कैसा खींचा जाएगा। तो इसी तरीका से चेक किया जाता है। ठीक है, जब आप ग्राफ खींच लीजिए तो इसी तरीका से आप चेक कर सकते हैं। तो जो होगा अभी ये 2 आ रहा है, पता करते हैं, उसके बाद आप पता चल जाएगा आपको कि ग्राफ हमारा सही बना है कि नहीं बना है। उसके बाद हमको नजर उसके बाद देखिएगा दूसरा जो प्रतिच्छेदी होता है, मतलब a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 होता है, तो उसका केवल और केवल कितना हल होता है, एक हल होता है। कितना हल होता है, केवल एक हल। एक हल को हम लोग अद्वितीय हल भी कहते हैं। ठीक है, तो केवल अगर प्रतिच्छेदी रेखा बनेगा तो उसका केवल एक हल होगा, या फिर a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 बनेगा तो उसका भी केवल कितना हल होगा, एक हल होगा, क्योंकि सिर्फ एक जगह कट करता है। और उसके बाद इसको हम लोग संगत भी कहते हैं। संगत का दूसरा नाम क्या, अविरोधी। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन पूछ ले कि कोई रेखा प्रतिच्छेद करती है तो उसके हल होंगे, तो बोलोगे केवल एक हल होंगे। या फिर a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 दे दे, बोले इसके हल होंगे, तो बोलेगा केवल एक हल होंगे। या फिर दो समीकरण दे देगा, आपको से पूछा जाएगा कितने हल होंगे, तो a1 बटा a2 निकाल लीजिएगा, b1 बटा b2 निकाल लीजिएगा। अगर दोनों बराबर नहीं है तो कहिएगा केवल एक हल होंगे, और वह कैसा होगा, प्रतिच्छेदी भी होगा और संगत भी होगा। संगत का दूसरा नाम क्या है, विरोधी, अविरोधी। संगत का दूसरा नाम अविरोधी है। एक ये नजर आता होगा आप लोग को, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। ठीक है, अगर आप निकालते हैं a1 बटा a2 बराबर होगा b1 बटा b2 के, बराबर होगा c1 बटा c2 के, तो आप कहिएगा वो जो रेखा होगा कैसा होगा, संपाती होगा। और संपाती को ही हम लोग क्या कहते हैं, आश्रित भी कहते हैं। ठीक है, संपाती का मतलब होता है एक रेखा दूसरे रेखा के जस्ट ऊपर आ जाएगा। ठीक है, इसी को बोलते हैं संपाती। उसका अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, अनंत हल होंगे। ठीक है, अपरिमित रूप से कितने हल होंगे, अनंत हल होंगे, अनेक हल होंगे। और उसको संगत भी कहते हैं, संगत को अविरोधी भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं 3 नंबर। तो a1 बटा a2 अगर बराबर होगा b1 बटा b2 के, लेकिन बराबर नहीं होगा c1 बटा c2 के, तो ऐसी रेखाएं कैसी होगी, समांतर रेखाएं होगी। समांतर रेखा का मतलब क्या होता है, पैरेलल होगा या एक दूसरे को कहीं भी कट नहीं करेगा। तो इसका कोई हल नहीं, एक भी हल इसका नहीं होगा। और असंगत होगा, विरोधी होगा। असंगत का दूसरा नाम क्या, विरोधी। ठीक है, तो आप लोग निकालेगा, जैसे दो समीकरण हम मान लीजिए इस टाइप से दे दिए कि 2x प्लस 3y माइनस 5 है, और एक समीकरण दिए 4x प्लस
6y प्लस 3 दे दिए, ठीक है, बराबर 0 बराबर 0। तो आप बताएं, तो आप लोगों को बताना इसका रेखा कैसा खींचा जाए। अगर क्वेश्चन में रहे रेखा, या फिर क्वेश्चन में कोई हल नहीं है कि हल है या नहीं है, या फिर पूछा है संगत असंगत, तो आप a1 बटा a2 निकाल लीजिए। क्या निकालेगा? a1 बटा a2 निकाल लीजिएगा। तो a1 कैसे निकलेगा? a1 बटा a2। तो a1 का मान क्या है? ये x का गुणांक a1 होगा, 2 हो जाएगा। फिर a2 कौन हो जाएगा? ये दूसरे समीकरण का x का गुणांक a2 होगा, 4 बटा 2। तो 2 काट दीजिएगा तो 1 बटा क्या निकलेगा? 1 बटा 2 निकलेगा, ठीक है। उसके बाद b1 बटा b2 निकालिए, b1 बटा b2 निकालिए। तो b1 बटा क्या होगा? y का गुणांक होता है b1, तो 3 हो जाएगा। और y b2 क्या होगा? इस नीचे वाले y का गुणनखंड मतलब गुणनफल होगा, गुणांक होगा। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1 बटा क्या हो जाएगा? 2 आ जाएगा। देखो एक a1 बटा a2 भी निकाले, b1 बटा b2 निकाले, दोनों एक दूसरे क्या रहा? बराबर आ रहा है। बराबर नहीं आता तो यहीं पास हम बोल देते क्या होता है? प्रतिच्छेदी बनेगा। कैसा बनेगा? प्रतिच्छेदी बनेगा। लेकिन बराबर आ रहा है तो हम c1 बटा c2 भी निकालेंगे। चलिए यहाँ पर इधर जगह नहीं है तो इधर हम बना देते हैं, c1 बटा c2 भी निकालेंगे। तब यहाँ पास c1 बटा c2 निकालेंगे तो पता चलेगा क्या कि -5 बटा 3 आ रहा है, ठीक है। तो हमको पता चल रहा है यहाँ पास इसको देखने के बाद कि a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 के, लेकिन c1 बटा c2 इसके बराबर नहीं है। तो इसका मतलब कैसा होगा रेखा? सर समांतर रेखा होगा। कैसा रेखा होगा? समांतर रेखा होगा। इसका कोई हल नहीं होगा और यह असंगत होगा, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर का। तो नेक्स्ट चैप्टर का नाम क्या है? द्विघात समीकरण। नेक्स्ट चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण। देखिए द्विघात समीकरण को, द्विघात समीकरण द्विघात बहुपद पढ़ा है, उसी से द्विघात समीकरण है। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होता है? a होता है, पहले भी बताए थे। x का गुणांक क्या होगा? b होगा, और c हमारा एक अचर होता है, ठीक है। तो इसको द्विघात सूत्र भी कहते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, द्विघात सूत्र। तो द्विघात सूत्र क्या होता है? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a होता है। इस सूत्र को जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि अगर द्विघात बहुपद दे दे और बोले कि इसके इनके मूल निकालिए, या फिर क्वेश्चन में बोल दे इसके शून्य के निकालिए, या फिर बोल दे क्वेश्चन में हल कीजिए, इस सूत्र से आप निकाल सकते हैं। हमेशा द्विघात बहुपद या द्विघात समीकरण का शून्य या मूल जो होगा 2 होता है। कितना होता है? 2 होता है। इसका घात भी कितना होगा? 2 होगा। इसका हल भी कितना होगा? 2 होगा। और इसी द्विघात फॉर्मूला को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बटा 2a। इसके जगह डी लिख सकते हैं। डी अभी आगे बढ़ा देते हैं, क्या होता है? डी हम लोग कहते हैं विविक्तर या फिर विवेचक को इंग्लिश में कहा जाता है डिस्क्रिमिनेंट। इसको डी से डोनेट करते हैं। किससे डोनेट करते हैं? डी से। तो डी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी मालूम है, एक्स का गुणांक है, 4 माइनस है 4 है, a मालूम है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है, c है, c मालूम है, एक अचर होता है द्विघात बहुपद में, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति। तो d प्रकृति जो होता है, d स्मॉलर देन 0, मतलब d का मान अगर 0 से छोटा आ जाए, d का मान 0 से छोटा आ जाए तो आप मूल वास्तविक नहीं होंगे, मूल वास्तविक नहीं होंगे। मतलब d का मान अगर माइनस में आ जाता है, विवेचक अगर आप निकालते हैं माइनस में आ जाता है तो मूल वास्तविक नहीं होंगे। उसके बाद d बराबर 0 होता है। तो d बराबर जो 0 होता है, अगर d आप निकाले, विवेचक निकालने के बाद आपको 0 नजर आता है तो मूल वास्तविक और समान होगा। मूल उसका प्रकृति कैसा होगा? मूल वास्तविक और समान होगा। d ग्रेटर देन अगर 0 होता है, मतलब d अगर 1 2 3 4 5 6 10 20 कुछ निकल जाए, प्लस में निकले, d 0 से बड़ा मान निकल जाए तो मूल वास्तविक होगा। और क्या होगा? असमान भिन्न होगा, और भिन्न को असमान भी कहते हैं। ये प्रकृति होगा। अगर d ग्रेटर 0 इक्वल टू 0 होता है तो मूल वास्तविक होंगे, ठीक है। ये प्रकृति है। इस प्रकृति को आप लोग याद रखेगा। 2 मार्क्स का क्वेश्चन जरूर पूछता है, इसमें 2 मार्क्स का क्वेश्चन एक सब्जेक्टिव में जरूर पूछता है। 1-2 क्वेश्चन जो होता है आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में भी आ जाता है, इसका ख्याल रखिएगा आप लोग। उसके बाद चलिए एक
समीकरण हम आप लोग को यहाँ पर लिखे हुए हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0। तो इसका आप विविध आप जैसे मान लो कि यही बहुपद दिया हुआ है और पूछे हमसे प्रकृति ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात कीजिए, प्रकृति बता दीजिए इसका क्या होगा। तो प्रकृति बताने के लिए आप d बराबर बी ए स्क्वायर माइनस 4ac लिखिएगा। d का मान रखना है -2 b का मान देख रहे हो -2, तो bx का गुणांक होता है -2 रख दिए, माइनस 4 इंटू ए का मान क्या है 1 है, और उसके बाद यहाँ 1 होता नहीं, यहाँ 1 आपको लगना चाहिए कि कुछ नहीं है तो 1 होता है, उसके बाद इंटू 1 होता है, सी का मान क्या होगा 1 होगा। अब इसको सोल्व करें, -2 का स्क्वायर कितना होगा 4 होगा, माइनस 4 एकम 4, 4 एकम 4 में से 4 जाएगा 0 आ जाएगा। तो प्रकृति डी का मान हम जो विवेचक निकाले क्या आया 0, तो कौन सा प्रकृति पर आएगा भाई, तो डी बराबर 0, क्योंकि डी का मान क्या निकला हमको 0, तो डी बराबर 0 होगा तो इसकी प्रकृति कैसी होगी, मूल वास्तविक और समान होगा, मूल वास्तविक और समान होगा। इसी तरीके से आप लोग प्रकृति निकालेगा और बता दीजिएगा कि प्रकृति उसकी कैसी होगी, ठीक है। याद रखना 2 मार्क्स का जरूर आता है। एक एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो डी बराबर बी स्क्वायर एक्स का गुणांक, उसके बाद -4 इंटू ए एक्स स्क्वायर का गुणांक और सी होता है अचर। ये फॉर्मूला को आप लोग जरूर याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग चलते हैं समांतर श्रेणी एपी को हम लोग लिखते हैं A1 पद, इसको A2 पद, कोमा A3 पद, A4 पद, डैश डैश nवां पद। तो इसका अगर आप लोग किसी एपी का सार्वंतर निकालेगा A2 माइनस क्या होता है A1, सार्वंतर को D से डोनेट करते हैं, मतलब कॉमन डिफरेंस होता है, D से डोनेट करते हैं, A2 माइनस A1 इसको लिखते हैं A2 माइनस A1, ये फॉर्मूला याद रखना। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं A3 माइनस A2, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3 भी लिख सकते हैं, A4 माइनस A3 भी लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर कोई भी पद दिखेगा उसके जस्ट पीछे वाला पद लेके अगर घटा दीजिएगा तो वह आपका क्या निकलेगा, सार अंतर निकलेगा। उसके बाद अगर पद अगर बोले निकालने के लिए कि आप पद निकाल के बताए, तो पद के लिए फॉर्मूला होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an मतलब पद होगा, a का मतलब प्रथम पद, a का मतलब प्रथम पद ये जो है, और उसके बाद n मतलब पदों की संख्या, n का मतलब पदों की संख्या, 3 पद है, 4 पद निकालना है, 10वां पद निकालना है, 11वां पद निकालना, यही 11 जो होता है पदों की संख्या होता है। और डी जो होता है सार्वंतर, और ये आप लोगों को सार्वंतर अभी हम बताएं, ठीक है। इसको ऐसे भी लिखा जाता है tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर इसी में अगर मान लीजिए कि एपी के n पदों का योग ज्ञात कीजिए, एपी के n पदों का योग ज्ञात करने के लिए बोले तो Sn बराबर होता है n बटा 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो Sn मतलब योग होगा, ये पदों का योग होगा। n तो जानते हैं पदों की संख्या, a जानते हैं प्रथम पद, a प्रथम पद होगा, और n माइनस 1 पदों की संख्या, और d क्या होगा, सार्व अंतर होगा। इसी तरीका से एक और फॉर्मूला आता है Sn बराबर n/2 इंटू ए प्लस एल, मतलब a n तो n मालूम है आप लोग को, ऐसा नाम भी तुरंत बताएं, a बता भी दिए प्रथम पद होगा, l जो होगा उसको हम लोग अंतिम पद कहते हैं। क्या कौन सा पद कहते हैं, अंतिम पद। इतना फॉर्मूला हुआ। आप कुछ थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी हम लोग आप लोग को बता देते हैं जो ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। जैसे मान लीजिए प्रथम n धन पूर्णांक, यहाँ लिखना भूल गए, प्रथम n धन पूर्णांक या प्रथम n प्राकृतिक संख्या का योगफल, प्रथम n प्राकृतिक संख्या का योगफल, प्राकृतिक संख्या का योगफल, प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से। या तो प्रथम n धन पूर्णांक का योगफल पूछे, या फिर ऐसे पूछ ले प्रथम n प्राकृतिक संख्या का योगफल पूछ दे, या फिर ऐसे देकर 1 + 2 + 3 + 4 + डैश 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 प्लस n का योग निकालिए। 3 तरीका से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका फॉर्मूला होता है Sn बराबर n इंटू n + 1 बटा 2। इस फॉर्मूला को याद रखें, ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट इस पर क्वेश्चन भी पूछा जाता है और फॉर्मूला भी इसका पूछा जाता है, ठीक है। n क्या होगा, यही जो यहाँ अगर यहाँ 100 रहता तो आप यहाँ 100 पुट कर देते, ठीक है। यहाँ 1000 रहता तो आप यहाँ 1000 पुट कर देते और सोल्व कर देते तो आंसर आ जाए। जैसे मान लो यहाँ पूछता प्रथम 100 धन पूर्णांक का योग ज्ञात कीजिए, तो 100 यहाँ रख देते क्वेश्चन पर, या ऐसे रखता प्रथम 1000 प्राकृतिक संख्या का योगफल ज्ञात कीजिए, तो आप यहाँ 1000 रख के सोल्व कर देते। अगर यहाँ पूछता प्रथम 500, यहाँ 500 रहता, n की जगह कितना रहता, 500 रहता, योग ज्ञात कीजिए, तो आप n की जगह कितना रख देते, 500, आपका आंसर आ जाता, ठीक है। उसके बाद देखिए दूसरा है
प्रथम n धन पूर्णांक पूछे या फिर प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों, ये याद रखिएगा। यहाँ वर्ग नहीं था, इससे पहले जो हम बताए थे उसमें वर्ग नहीं था। इस वाले में जो आप लोग को बताया था इसमें कहीं वर्ग नहीं था, लेकिन यहाँ क्या बोला है, वर्गों का योगफल। अगर क्वेश्चन में वर्गों दिया है, प्रथम n धन पूर्णांक के वर्गों का योगफल ज्ञात कीजिए, ऐसे रहे, या प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल ज्ञात कीजिए, ऐसे रहे, या फिर ऐसे बोल दे 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस डैश डैश प्लस n स्क्वायर। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या यूज कीजिएगा, योग बराबर Sn बराबर n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बटा 6। तो n का मान जैसे होगा, जैसे n की जगह यहाँ 10 रहता तो आप यहाँ 10 पुट कर देते, n की जगह अगर यहाँ 50 रहता तो आप 50 पुट कर देते बस, और उसको सोल्व कर दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद बाकी रह गया प्रथम n धन पूर्णांकों का या प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का घनों का योग। यहाँ क्या बोला, घन, घन मतलब होता है क्यूब। तो क्यूब का अगर योग पूछे 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस डैश डैश n का क्यूब, तो इसके लिए फॉर्मूला आएगा Sn बराबर n इंटू n प्लस 1 बटा 2 का होल स्क्वायर। बस n का मान 100 होता तो 100 पुट कर देते यहाँ पास, अगर n का मान 50 होगा तो यहाँ 50 पुट कर देते। याद रखना ये फॉर्मूला किसके लिए आएगा, जब घन होगा, बोलेगा घन का योगफल तो ये वाला फॉर्मूला यूज करिएगा। अगर बोलेगा वर्गों का योगफल तो ये वाला फॉर्मूला यूज करिएगा। अगर कुछ नहीं दिया रहे तो आप Sn बराबर n इंटू n प्लस 1 बटा 2, और इसी पर क्वेश्चन आता, उन दोनों पर क्वेश्चन नहीं आता। तो इनको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके आप लोग याद कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू। आज हम लोग 5 चैप्टर का फॉर्मूला कंप्लीट कर लिए हैं। आप लोग अच्छा तरीका से देखिएगा, और जैसे हम बनाए हैं फॉर्मूला का नोट्स उसी प्रकार से आप लोग भी बनाइएगा इस अच्छे तरीका से। कमेंट भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा। जितने भी दोस्त बिहार बोर्ड में पढ़ रहे हैं अभी हिंदी मीडियम से, उनको जरूर ये वाला शेयर कीजिएगा। हम ऑब्जेक्टिव का भी दे रहे हैं, फॉर्मूला भी दे दिए और एक ग्राफ का भी दे दिए क्वेश्चन बना के। अब अगली बार जो आप लोगों के लिए वीडियो आएगा वो आएगा तीसरा चैप्टर का, ठीक है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम कराएंगे। चैप्टर वाइज हम बोले आप लोगों को उपलब्ध कराएंगे, और आप लोग याद रखिएगा, शेयर करना नहीं भूलेगा, सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा। इसके लिए थैंक यू।